बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा स्टार्ट करते हैं फिर। आज हमारी सेकंड क्लास है बीएस इवनिंग 8th के साथ। कल की क्लास में बेटा हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के अंदर एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं और ओनर्स इक्विटी क्या होती है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, कि आपने इन एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को कैसे जो है वो रिकॉर्ड करना है इन द अकाउंटिंग इक्वेशंस। जी कल के लेक्चर तक, कल यहाँ तक बेटा हमने पढ़ा था, जो स्लाइड आपके सामने ओपन है। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट क्लास, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी वन ऑफ यू बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। नो ओके। जो कल मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस आपके सामने शो किए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं दोबारा ओपन करता हूं आप लोगों के लिए। आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये आप लोगों ने डेफिनेटली बेटा असाइनमेंट के अंदर किया होगा। आपको थोड़ा सा मैं टास्क दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, जो आप लोगों ने करना है। करना आपने ये कि जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चंस मेंशन है बुक के अंदर, मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हुए थे, ये अभी ओपन हो रही है। जी ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद आप चेक करें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था सॉल्व द क्वेश्चंस and problem portion given at the end of chapter number 2. These questions are related to the topic of accounting equation. Accounting equation बेटा मैंने कल आप लोगों को करवा दी थी। इसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने क्लास के अंदर भी की थी। आप लोगों ने करना ये है कि जो मैंने प्रॉब्लम 1 to 6 आप लोगों को करने को दिए थे, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में ये कर लेने हैं अपने पास रजिस्टर्स के ऊपर, या अगर आपने असाइनमेंट के अंदर किए हैं तो उसको देख लीजिएगा। आपने क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रांजैक्शन आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये ट्रांजैक्शन हमने कैसे पास करनी है, इस ट्रांजैक्शन को हमने काउंटिंग इक्वेशन के अंदर दोनों साइडों पे कैसे लिखना था, हमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे फलां पेज के ऊपर, फलां जगह के ऊपर फलां ट्रांजैक्शन सर हमें लिखनी नहीं आ रही, किसको किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मैं आपको बेटा बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पेपर्स ऑनलाइन हुए, क्योंकि वो डिसाइड हो जाएगा कुछ अर्से बाद, अगर ऑनलाइन हुए तो आप लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। एमसीक्यूज बेस्ड उसी तरह होंगे जिस तरह मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, कि मैं कोई एक ट्रांजैक्शन बोल दूंगा, उसका बताऊंगा जी एग्जैक्ट रिकॉर्ड करें कि एसेट साइड पे कहाँ रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी साइड पे कहाँ रिकॉर्ड होगा, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की हुई थी। अंडरस्टैंड बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास के लिए कर लेना है। जो ट्रांजैक्शन आपको समझ नहीं आएगी वो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने मेरे से पूछ लेनी है। ये आपके लिए नेक्स्ट वीक तक का टास्क है। आज जो हम पढ़ेंगे, इसकी जो प्रैक्टिस करें, आज का जो लेक्चर है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मैं आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा। तो हमारा मेन टॉपिक होगा, पहले वो जर्नल का होगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो लेजर और ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। ओके जी, अब मैं वापस आता हूँ बेटा स्लाइड्स के ऊपर, जहाँ हमने स्लाइड्स को कल छोड़ा था। यहाँ तक बेटा हमने कल स्लाइड्स की थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। और इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने जहन में रखने हैं। अगेन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं, या डेफिनेशन के तौर पे आपको लिखने के लिए भी आ सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि आप अगर कोई चीज परचेज करते हैं बिजनेस के लिए या अपने लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने उसकी वही कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है जिस कॉस्ट के ऊपर आपने उसको परचेज किया है।
चाहे वो प्राइस उसकी मार्केट में आपकी पेड प्राइस से ज्यादा हो या चाहे उसकी प्राइस आपकी पेड प्राइस से कम हो। एग्जाम्पल, आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया जिसकी प्राइस 10,000 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल। अब 10,000 रुपीज बेटा उसकी प्राइस है, तो आपने 10,000 पे किया। जब मार्केट में वैसे देखा जाए तो उसका रेट था 15,000। अब होना तो ये चाहिए कि उसका 15,000 लिखा जाए, लेकिन आपने 10,000 ही लिखना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो 15,000 अगर आप लिखेंगे, एक्चुअली तो आपने पे नहीं किया। अगर आपने 15,000 लिख दिया तो वो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनेगी तो उसमें आपका जो एक्सपेंस है वो ज्यादा शो होगा। इस तरह से जो कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली क्या है, वो प्रॉपर ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स को शो नहीं करेंगे। इसी तरह आपने अगर 10,000 पे किया है लेकिन मार्केट में उसकी प्राइस 7,000 थी, अब आपने कहा चलो यार मैं भी 7,000 लिख देता हूँ, और 3,000 आपने कम लिखा तो भी गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि आप तो 3,000 पे कर चुके हैं, तो उसको भी आप कॉस्ट के तौर पे वहां पे शो करें। तो आसान अल्फाज के अंदर बेटा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है। आवाज मेरी कट रही है? जी सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? बाकी लोग मुझे बताएं। क्लियर आ रही है सर, आ रही है। आ रही है बेटा। फिर अगर किसी के पास कट की आवाज आ रही है तो काइंडली आप अपना नेट कनेक्शन चेक करें, क्योंकि अगर आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो मेरी आवाज कट के आपको आएगी। अगर मेजोरिटी को मेरी आवाज ठीक आ रही है तो इसका मतलब है कि मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर आ रही है। ओके चलें। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा कि जिस प्राइस के ऊपर आपने उसको पे किया वही प्राइस आपने रिकॉर्ड करनी है। एग्जांपल 1 देखें, जैसे यहाँ पे लिखा, उसने बोला कि आपने एक लैंड परचेज किया 5 लाख रुपए का, लेकिन इवन दो मार्केट वैल्यू में बी लोअर बाय 4 लाख और हायर बाय 6 लाख। उसने बोला चाहे मार्केट में उसकी प्राइस 4 लाख हो या 6 लाख हो, आपने क्योंकि 5 लाख पे किया है तो आपने अपने अकाउंट्स के अंदर कितना रिकॉर्ड करना है? 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके। सर, अगर मार्केट प्राइस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? मार्केट प्राइस अगर रिकॉर्ड करेंगे, देखें अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आज पेट्रोल की प्राइस है 74 रुपीज, ठीक हो गया। आपने 74 रुपीज पे करके पेट्रोल खरीद लिया, लेकिन इससे पहले जो मार्केट में प्राइस थी वो 113 रुपए थी। अगर आप 113 रुपए लिखेंगे और बाद में जब साल के एंड पे आप अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने लगेंगे तो आपने पे तो 74 रुपए किए थे 74, लेकिन आप वहां से माइनस कितने कर रहे हैं? 113 रुपए। तो आप ज्यादा पैसे माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आपके सामने आएगा वो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो आपके सामने सही प्रॉफिट नहीं निकलेगा। हाँ, आपने 113 पे किए, मार्केट में वो 70 रुपए था, तो भी 113 लिखे। अगर आपने 70 लिखे तो फिर भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने पे ज्यादा किया है, लिख आप कम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एट द एंड आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो बैलेंस भी तो हमने मैच करना है ना, कि हमारे पास इतने पैसे थे, वो पैसे कहाँ गए? अब आपको समझ ही नहीं आनी कहाँ गए। पे तो आपने 70 किए, लिखा आपने 113 दिए, अब बाकी जो पैसे बच गए वो क्यों बचे? ये आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए आपको वही लिखना चाहिए जो आपने पे किया है। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके सर। ओके, नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट देखिएगा, व्हिच इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। चलिए अकाउंटिंग पीरियड पहले देख लेते हैं इससे पहले। ओके जी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट की तरफ भी जाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड का बेटा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने किस डेट से लेके किस डेट तक का जो है वो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। जिस तरह हमारा बजट होता है हर साल जून में वो सुनाया जाता है, तो 1 जुलाई से लेके अगले साल जून तक, यानी 1 जुलाई 2000 जिस तरह आज बोला जाएगा 12 जुलाई को, तो इसका मतलब है कि आपका जो 1 जुलाई 2020 है इससे लेके 30 जून 2021 तक का बजट बोला जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड है दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। वो 2 माह भी हो सकते हैं, वो 3 माह का भी हो सकता है, वो 1 वीक का भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अकाउंटिंग के अंदर जो होता है वो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। यानी 1 साल के बाद आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो बनती है। पूरा साल आप अपना बिजनेस करते हो, फिर साल के एंड के ऊपर वो साल आपका जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है, वो साल आपका जून टू जून भी हो सकता है। जिस तरह आप देख लें जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स का जो साल होता है वो आपका कौन सा ईयर होता है? वो जनवरी टू आपका दिसंबर होता है। तो 1 जनवरी को हमेशा बैंकों में छुट्टी होती है, कभी और कीजिएगा। तो वो अपना जो हिसाब किताब है वो 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक करते हैं। लेकिन
अगर आप बाकी इनका देखें, गवर्नमेंट का देखें, तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जून टू जुलाई होता है, यानी अब बजट बोला जाएगा और अगले साल जून तक का वो बजट होगा। तो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के अंदर अपने ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर कोई चीज पूछनी हो तो बेटा आप बीच में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको भी जरा बेटा गौर से सुनिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने वो टॉपिक पहले नहीं पढ़ा था, कुछ क्लासेस को मैं वो पढ़ा चुका था लेकिन आपको मैंने नहीं पढ़ाया था, तो वो आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाए थे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे बनाए, चलें बना लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको आज के लेक्चर में क्लियर करूंगा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि जब आप कोई चीज बेच देते हैं और एक्चुअल में जो पैसे आपको मिलते हैं, आपने सिर्फ वो लिखने हैं, रियलाइजेशन वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज सेल की, उसके पैसे अभी आपको नहीं मिले, तो उन पैसों को आपने एज अ कैश के तौर पे शो नहीं करना, वो आपके रिसीवेबल्स हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पैसे जो आपको मिलने होते हैं वो आपके रिसीवेबल्स हैं, वो अभी आपको मिले नहीं है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैंने एक लैपटॉप बेचा, उसमें से मुझे 30,000 रुपए मिल गए, बाकी का जो 20,000 है वो भी मिलना है, 50,000 का मैंने बेचा। तो बेसिकली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अभी फिलहाल सिर्फ 30,000 रिकॉर्ड करना है, बाकी का जो 20,000 है वो आप रिसीवेबल्स के अंदर रिकॉर्ड कर लें, उसको आप एज ए कैश के तौर पे रिकॉर्ड मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास कैश ज्यादा शो होगा, जो कि एक्चुअल में आपके पास अभी आया नहीं है। हो सकता है बीच में हमारा साल खत्म हो जाए, तो फिर 20,000 कैसे मैच करेंगे आप? सो दैट्स व्हाई रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जब ट्रांजैक्शन एक्चुअल अकर हो जाती है और उसके अगेंस्ट जो आपको क्लेम मिलता है, उस क्लेम को आप एज अ कैश के तौर पे लिखेंगे, और अगर आपके कैश नहीं मिला तो उसको आप एज अ रिसीवेबल के तौर पे लिखेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। नो सर, ये दोबारा बता दीजिए। दोबारा सुने बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सुने। मैं ये बता, आपने एक लैपटॉप सेल किया 50,000 का, ओके, प्राइस तय हो गई। उस 50,000 में से मैंने आपको 30,000 पे कर दिया, तो बेसिकली आपने अपने कैश में कितना रिसीव किया? 30,000। हालांकि है तो 50,000 जो आपको मिलना है, लेकिन फिलहाल आपको मिला कितना है? 30,000। तो आपने अपने कैश में 30,000 लिख देना है, बाकी जो 20,000 रह गया है वो आपके रिसीवेबल्स है, उसको आप रिसीवेबल्स में लिखिए, ना कि कैश के अंदर ही 50,000 लिख दें। अगर आपने कैश के अंदर ही 50,000 लिख दिया, जो कि अभी आपको 20,000 नहीं मिला, तो बेटा आपका जो कैश है वो ज्यादा शो हो रहा होगा। एक्चुअल में कैश आपके पास कम है, लेकिन आपके अकाउंट्स में कैश ज्यादा शो हो रहा होगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रियलाइजेशन कहती है कि जब एक्चुअली रियल में वो आपको मिल जाएगा तो फिर लिखें, जब तक वो रियल में आपके पास नहीं आता उसको आप एज अ रिसीवेबल के तौर पर लिखें। आप समझ रहे बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद बेटा हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स पढ़े थे, वो आपको पता ही है कि आई थिंक सो कि हम लोगों ने काउंटिंग इक्वेशंस के अंदर भी कुछ अकाउंट्स पढ़े थे, जिसमें सेल्स अकाउंट भी होता है, रेवेन्यू अकाउंट भी होता है, एसेट्स भी होती हैं, लायबिलिटीज भी होती हैं, उसके अलावा ओनर इक्विटी भी होता है, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इवेंट्स लिखे हुए हैं कुछ ना, मतलब उसमें आपको मैं इस तरह कहता हूँ जी, परचेज प्लांट भी आपकी एक तरह से अकाउंटिंग इवेंट है। आप कोई चीज पे करते हो, पेड सैलरीज, वो भी आपके पास एक अकाउंटिंग इवेंट है। तो बेसिकली जो 2 स्लाइड्स हैं इसमें आप ये समझ लें कि इसके अंदर उसने कुछ अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं जो हम एक्चुअल में यूज करेंगे भी। अभी मैं जब ट्रांजैक्शन करवाऊंगा तो ये सारे नाम उसके अंदर आ रहे होंगे, सैलरीज पेएबल, वेजेस पेएबल, आपने कोई सैलरी पे की, आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने कैश रिसीव किया, आपने किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं ये आपके मुख्तलिफ अकाउंटिंग इवेंट्स के अंदर आते हैं। इनमें से कुछ नाम एसेट्स के अंदर आते हैं, कुछ नाम लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था करंट एसेट्स, फिक्स एसेट। इसी तरह मैंने आपको लाइबिलिटीज का बताया था, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज। इसी तरह मैंने आपको ऑनर इक्विटी का बताया था, और ऑनर इक्विटी को हम कैपिटल भी। ये सारे के सारे जो अकाउंट्स है ये आपके सामने अभी शो होंगे जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे। इवन कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस की थी वहां भी शो हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000, अब मशीनरी भी आपका एक अकाउंट है, और आपने 50,000 जो पे किया कैश, वो भी आपका एक अकाउंट है, तो मशीनरी भी अकाउंट में आएगा और कैश का भी अकाउंट आएगा। तो दोनों तरफ आप इसको लिखेंगे उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके,
अब आते हैं बेटा मेन टॉपिक जो आपका है, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब बेटा हमारा यहाँ तक आप समझ लें कि अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमने एक टॉपिक कवर किया है। मैं आसानी के लिए बता देता हूँ, अभी तक जो हमने मेन टॉपिक कवर किया वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर आपने ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है दोनों साइडों के ऊपर, और उसका बैलेंस कैसे करना है, और उसके साथ हमने डिस्कस किया जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस किए। अब हमारा जो सेकंड मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैंने आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे बेटा वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग वाली बात आएगी। हमने शुरू में स्टार्ट में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा, प्रिपेयर द टैक्स स्टेटमेंट कहेंगे तो टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ऐसे ही शुरू में पहला लेक्चर हमारा यही से स्टार्ट हुआ था। अब उसी लेक्चर का बेटा ये प्रोसेस है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस जो है ये 4 स्टेजेस के ऊपर होता है। स्टेज नंबर 1 जिसे हमने रिकॉर्डिंग कहा था। रिकॉर्डिंग के लिए बेटा हम जो सबसे पहले करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जर्नल बनाएंगे। ये जर्नल क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये मैं आपको भी सिखाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर। क्लासिफाइंग के सेकंड स्टेप है, जब आपने जर्नल बना लिया, आपके सामने चीजें रिकॉर्ड हो गई, फिर उन रिकॉर्डेड चीजों के हम अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे क्लासिफाई करना। जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसका हम नाम क्या देंगे, लेजर का नाम देंगे। कल की जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, मैंने बोला था कि सपोज आपका एक स्टोर है, आप स्टोर के अंदर चीजें रिकॉर्ड करते जा रहे हैं पेज के ऊपर। एट द एंड मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपने 3-4 पेजेस भर लिए, शाम को मैं आपसे पूछता हूँ बताए शुगर के कितने पैकेट्स बिके। तो आपने करना क्या है कि आपने शुगर को लिख के उसके नीचे सारी की सारी शुगर की ट्रांजेक्शन लिख देनी है। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। ऐसे लिखनी है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। ट्रायल बैलेंस, जर्नल से लेजर बनेगा, लेजर के बैलेंस से फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। यानी हर जो स्टेप है वो पिछले स्टेप के ऊपर बेस करेगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करेंगे कि जो लेजर्स के अंदर हमने अकाउंट्स बनाए थे उनकी समरी बना लेंगे कि आपके पास चीनी इतनी गई इतनी आई, आपके पास जो फलां चीज थी वो इतनी गई इतनी आई, प्लस माइनस करने के बाद जो एंडिंग बैलेंस होगा आपके सामने आ जाएगा कि आपके पास टोटल कितनी चीजें गई और टोटल कितनी चीजें आपके पास रिसीव। और उसके बाद वो जो आपके पास समरी बनी उसकी बेस के ऊपर बेटा हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा फाइनल अकाउंट, नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है कि अगर आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, देखिए मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर आप उसी डाटा की समरी की कॉस्ट स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर आप उसी डाटा समरी की टैक्स स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगी। प्रोसेस समझ आ गया बेटा? यस सर। यस सर, लेकिन हम लोग यहाँ पे हम लोग कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या? जी हम यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको ट्रायल बैलेंस तक रखूंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ तक ट्रायल बैलेंस तक रखूंगा। फाइनल अकाउंट्स के अंदर मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सिखाऊंगा और मैं आपको कॉस्ट स्टेटमेंट भी सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर एक क्वेश्चन दिया था, प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट दिया था ना मैंने। तो बेसिकली अगर उस समरी से आप सीजीएस बना लेंगे, लाइफो फाइफो मेथड मैंने आप लोगों को दिए थे, अगर आप वो लोग बना लेंगे तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएगी। हम दोनों को डिस्कस करेंगे, हम दोनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस होगा वो कॉस्ट स्टेटमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसलिए मैं सीजीएस के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा, लाइफो फाइफो के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक हो गया जी? एनीवन एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। क्लियर? ओके, अभी हम स्टार्ट करने लगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने लगा हूं। तो पहला बेटा प्रोसेस का जो पहली हेडिंग है दैट इज रिकॉर्डिंग। अब हम सीखेंगे कि हम लोगों ने रिकॉर्ड कैसे करना है। हम बोलते हैं जी परचेज फर्नीचर, सोल्ड फर्नीचर, परचेज ये, सोल्ड ये, पेड ये हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है जर्नल के अंदर, वो आज हमारा पहला स्टेप होगा जो हम आज सीखेंगे। और इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था जर्नल का, उसकी फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके जी, सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड जर्नल। जर्नल के अंदर मैं आपको, ये आपके सामने जर्नल लिखा है और इसके सामने आपके सामने जर्नल का एक फॉर्मेट भी शो किया गया है। फॉर्मेट आप चेक करें, आपने 4 से 5 लाइनें लगानी है, जिसमें पहली लाइन होगी डेट की,
सेकंड लाइन होगी अकाउंट नेम लिख लें या पर्टिकुलर्स लिख लें, डजंट मैटर, दोनों वर्ड चलते हैं। थर्ड पे लिखा हुआ है डेबिट, फोर्थ पे लिखा हुआ है क्रेडिट। ये आपके 4 कॉलम बनेंगे जर्नल के। ऊपर लिखा हुआ है जर्नल एंट्री फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप उस कंपनी का नाम लिख दें जिसका आप जर्नल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी है तो पेप्सी का लिख दें, अगर कोक का जर्नल बना रहे हैं तो कोक लिख दें, जो भी कंपनी का नाम है वहां पे ऊपर नाम लिख दें और नीचे आपने ये 4 लाइनें लगा देनी। फॉर्मेट समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके सामने एक वर्ड की फाइल ओपन करूंगा अभी। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद फिर मैं एग्जांपल की तरफ आके आपको एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने भी बनाई है आप लोगों के लिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जर्नल होता क्या है, मतलब जर्नल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जर्नल आपकी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग है। फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है सबसे पहला पेज जहां पे हम रफ वर्क करते हैं, जिसे आप आसानी अल्फाज में कह लें कि ये रफ वर्क है, जिसके अंदर हमने हर तरह की चीज को रिकॉर्ड करना है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है जर्नल इज अ रिकॉर्ड दैट कीप्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डज मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? जी एनीवन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आजकल जो कोरोना सर मतलब जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन सर मतलब ये है, कोई भी वो काम कर रहे हैं, ऊंचा बोले बेटा, लाउडली बोले थोड़ा। सर ये इस तरह ये ना कोई मतलब किराना स्टोर है, उसमें जितनी भी मतलब चीजें ये है कि अब्दुल रहमान बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और बोले। वो बारी बारी लिखी जा रहे हैं। सर जिस ऑर्डर में चीज हुई हो उसी ऑर्डर के लिहाज से यस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं वैसे वैसे आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं कि चीनी को यहाँ रिकॉर्ड करना है, फलां चीज को यहाँ रिकॉर्ड करना है, फलां को यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है आप उसको खाते में लिख लेते हैं। जिस तरह अक्सर आप देखिए ना, शॉपकीपर ने एक पेज रखा होता है, रफ सा पेज रखा होता है, उसके ऊपर वो लिखता जाता है ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया। तो बेसिकली जर्नल आपका फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अकाउंट है जिसके अंदर आप जैसे ही ट्रांजैक्शन अकर होती है उसी फॉर्मेट के अंदर आप उसको लिखते जाते हैं। अभी तक हम इसमें से ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि सर हम इसको मैं ऐसे भी तो कहते हैं ना कि हम किसी चीज को किसी एक ऑर्डर में लिख देते हैं या फिर एक सीक्वेंस दे रहे हैं, अपने सारी ट्रांजैक्शन को सीक्वेंस दे रहे हैं। सीक्वेंस देने की जरूरत नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल चीनी की ट्रांजैक्शन है, या आपने चीनी को रिकॉर्ड कर लिया, साथ ही साबुन बिक गया, साबुन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके नीचे साथ ही आपका शैम्पू बिक गया, शैम्पू, यानी जैसे जिस तरह से ट्रांजैक्शन होती जा रही है आप उसी तरह से लिखते जा रहे हो। इसमें हम किसी किस्म का सीक्वेंस नहीं रख रहे। अगर हमने यहीं पे सीक्वेंस रखना शुरू कर दिया फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो हमें अलग अलग खाते बनाने पड़ेंगे। चीनी का अलग से खाता होगा, उसको हम अलग से लिखा करेंगे, उसके लिए फिर हम लेजर बनाएंगे। जर्नल के बाद इसकी मदद से फिर हम ये काम करेंगे, लेकिन इसके बाद अभी मतलब हम सिर्फ अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रफ वर्क कह लें कि जो चीज होती जा रही है उसको वैसे ही लिखते जा रहे हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ओके सर, इसीलिए इसको बोलते हैं कि जर्नल इज द रिकॉर्ड दैट कीप्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे अकर। ये देखो आगे लिखा भी हुआ कि एज दे अकर, जैसे ही होती है उसको लिख दो। ओके सर, इसमें सीक्वेंस रखने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर 1। इसके बाद अब इसको मैंने आपको इसके साथ ही आपके साथ मेरी स्लाइड्स भी चलेंगी, साथ ही ये भी आपके पास आएगा। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में अगर आप देखिए, अब इसमें आपने लिखना कैसे है, ये देखिए आपने इस तरह 4 लाइनें लगा लेनी है। पहली लाइन आपकी डेट की होगी, सेकंड लाइन आपकी पर्टिकुलर्स लिख लें इसको, या अकाउंट नेम लिख लें, इट्स अप टू यू, दोनों हेडिंग्स चलती हैं। थर्ड लाइन आपकी डेबिट होगी, फोर्थ लाइन आपकी क्रेडिट होगी। अब क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, मैं ट्रांजैक्शन ये बोलता हूँ कि जी परचेज कंप्यूटर ₹5000। अब मैंने कंप्यूटर परचेज किया 5000 का। अब मैं कह रहा हूँ जी कि आपने इसको जर्नल के अंदर पास करना है। अब किसी ना किसी को डेबिट करना है, किसी ना किसी को क्रेडिट करना है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। उसके लिए में भी आप लोगों कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन उसकी आसानी के लिए जिन लोगों को नहीं पता, आपने अब ये वाली स्लाइड देखनी है जो मैं आपके सामने शो करूंगा। दिस स्लाइड इज अ समरी ऑफ दिस।
जी सर आप डेबिट और क्रेडिट को क्लियर कर दें, फिर बाद में उसको किसको करना है फिर वो समझ तभी आएगा ना, अगर डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट माइंड में होगा। आप थोड़ा वेट करें। देखिए बेटा मैंने स्लाइड ओपन कर दी क्लियर करने के लिए, देखिए जरा मैं वही करने ओके लगा हूं। सर। आप थोड़ा ओके वेट सर। करें। आई नो दैट कि मुझे पता है कि आप लोगों को चीजें क्लियर जी करूंगा तो आपको डेबिट क्रेडिट की समझ आएगी, अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगी। अच्छा ओके सर। बेटा मेन अकाउंट होंगे, 5 मेन अकाउंट होंगे, ये पढ़े साइड पे मैंने लिखे हुए हैं। इन 5 अकाउंट्स के अंदर आपकी सिर्फ 2 रूल्स हैं। यानी आपने जब भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आएगी आपने सिर्फ ये समझना है कि ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर फॉल करती है। क्या ये हमारा एसेट है, या हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, या ये हमारी लाइबिलिटी है, या ये हमारा रेवेन्यू है, या ये हमारी ऑनर इक्विटी है। ये मैंने 5 अकाउंट आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको स्लाइड के अंदर। यस सर। ओके जी सर। अब पहले 2 अकाउंट्स देखें बेटा, एसेट्स और एक्सपेंसेस। इनका सेम रूल है, एसेट्स और एक्सपेंसेस। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एसेट्स और एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कैसे होंगे, वो मैं ट्रांजैक्शन को तोड़ के भी सिखाऊंगा आपको। वो मैं जब ट्रांजैक्शन को तोड़ूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे हो रहे हैं। अच्छा एसेट्स और एक्सपेंसेस का ये रूल है, जब ये इंक्रीज होंगे तो इनको डेबिट साइड पे लिखना है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, जब ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो इनको आपने डेबिट साइड पे लिखना है, और जब ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो आपने इनको क्रेडिट साइड पे लिखना है। यानी एसेट्स और एक्सपेंसेस के अगर अकाउंट्स आ रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको आपने डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है। लाइक मैं दोबारा वापस पीछे जा रहा हूँ इस रूल के लिए। ये देखें यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अब आप जरा गौर से सुनिएगा, मेरी एक ट्रांजैक्शन में बोलने लगा हूँ और इस ट्रांजैक्शन को मैं तोड़ता हूँ। आपने पहले इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये समझना है कि इसमें ये एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, क्या चीज है। परचेज फर्नीचर ₹20,000, परचेज फर्नीचर ₹20,000। याद रखिएगा जब भी कोई वर्ड परचेज का आएगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस के अंदर कोई एसेट आ रहा है। परचेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं। ये मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी बताई थी ये चीज। परचेज का वर्ड मतलब क्या है, कोई चीज आ रही है। अच्छा अब आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है। यस सर। फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट होता है, एसेट होता है। अब देखिए एसेट्स बढ़ेगा, यस यस तो वो सर। डेबिट होगा। आपने यहाँ पे डेबिट अकाउंट लिखा है, यहाँ आपने लिख देना है फर्नीचर, और नीचे दूसरी साइड पे आ जाए। अब क्रेडिट किसको करना है, परचेज फर्नीचर ₹50,000। 50,000 का आपने फर्नीचर खरीदा तो इसका मतलब क्या आपने 50,000 पे किया, 50,000 पे किया ना आपने, पे किया, वो कैश पे किया। कैश क्या होता है, क्रेडिट नहीं कैश होता है क्या आपका, एसेट होता है। एसेट होता है सर। एसेट होता है। अब यहाँ पे एसेट में कमी हो रही है, यानी एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो एसेट बढ़ रहा है देखिए मैंने उसको डेबिट कर दिया, जो एसेट कम हो रहा है उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास होगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। एक मिनट बेटा जरा वेट कीजिएगा। बकर है बहुत पढ़ रहे आजकल मुंडे। बकर थोड़ा जा कट कर ले तू, थोड़ा जा कट मोनी तू भी कट कर मोनी। मोनी बच्चे तू कट कर। मोनी तू बड़ा माइक खोल के बैठा होना साले, सवाल पूछने आ। मोनी बहुत सवाल पूछ रहा है। सर आ जाएंगे। सारी उम्र में कोई समझ नहीं आई। कोई अनम ही आई है, अनम आया करो कभी कभी। आती हूँ, तुमने कल भी बोला था और तुमने आगे जवाब भी नहीं दिया। ओ यार तुम मेरा नाम ले जा रही थी, मैं ड्रामे कर रहा था इधर से, तूने मुझे बजाना है। दूसरे दी आवाज